तो आज है डे 11 और आज है मंडे। आज से मैंने शुरू किया है एक पर्टिकुलर स्प्लिट वर्कआउट के लिए, जो कि है पुश पुल लेग्स। ये काफ़ी नोन और बहुत ही परिचित है ये स्प्लिट बहुत लोगों में। काफ़ी ज़्यादा कुछ सालों पहले ही ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। हालांकि ये स्प्लिट काफ़ी लोग उसे मतलब जो लोग जानते थे या ये जब बहुत ही प्रचलित हुआ उससे पहले भी काफ़ी लोग ये करते थे। और मैं जब छोटा था 8 9 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड में, तब मेरे जिम में कोई एक भैया थे, भैया ही कहूँगा, अर्ली 30s। वो लगाते थे अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी, कभी एंटीरियर चेन, पोस्टीरियर चेन, इस तरीके से वो लगाते थे। बहुत ही देसी तरीके से वो वर्कआउट करते थे, बट उनको ये पता था कि आगे के मसल्स हैं उनको इस तरह ट्रेन करना है, उसका ऑपोजिट है तो पीछे ट्रेन करना है। आगे में फिर वो ह्यूमन एनाटमी जो है ना, ये ऐसे आती है, तो बाइसेप भी उसमें आता है आगे और ट्राइसेप पीछे। आइडियली भी आप अगर नॉर्मल हाथ रखते हो तो उस तरीके से वो ट्रेन किया करते थे। खैर, तो ये स्प्लिट है जो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। रिसेंटली नहीं, आज ही शुरू किया है। तो आज था पुश डे, जिसमें मैंने करे चेस्ट एक्सरसाइजेस, शोल्डर एक्सरसाइजेस और ट्राइसेप एक्सरसाइजेस। जो बेसिक अगर मैं आपको बताऊं तो चेस्ट के मैंने फ्लैट 30 45 ये तीनों में डंबल प्रेस किया। इसके बाद ट्राइसेप पे शोल्डर में नॉर्मल शोल्डर प्रेसेस। उसके बाद में मैं ये वीडियोस बना नहीं रहा हूँ। अगेन जिम में काफ़ी भीड़ होती है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। अभी भी ये इनिशियल स्टेजेस ही है मेरे लिए कि यहाँ पे मैं वीडियोस बना पा रहा हूँ। एक दो लोग फिर भी चलते हैं, कभी आपने देखा होगा पीछे एक दो लोग कभी रहते हैं, तो फिर भी इट्स नॉट दैट ऑकवर्ड। बट सब लोगों के बीच में वो माइंडसेट होता है ना, आई स्टिल डू नॉट हैव दैट फिज़ीक कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आए। बट हम धीरे धीरे उस थॉट को ब्रेक करेंगे और एक दिन आएगा जब हम वहाँ पे भी रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो वो भी समय आएगा, धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ता है। एक कहते हैं ना, मैंने शायद एक बार कहा था कि मोटिवेशन क्या है, वो एक रील से भी आ जाता है। तो एक दिन कभी वो चिंगारी जगेगी, अचानक से वो मोटिवेशन आएगा एंड मैं वर्कआउट के भी वीडियोस बना लूँगा। बट अभी मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ कि एक्सरसाइज मैंने क्या किए थे, बस आपको इशारों में बता देता हूँ। तो शोल्डर के लिए मैंने किए नॉर्मल शोल्डर प्रेसेस और केबल से लैटरल रेजेस। और एक चैनल था जो मैं बहुत ही पहले फॉलो किया करता था, एथलीन एक्स, जेफ कैवलियर नाम है। इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड ओबियसली ट्रेनर भी रहे हैं। WWE या F के टाइम में किसी को तो वो ट्रेन करते थे एंड वो वन ऑफ द बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं एंड ट्रेनर भी, कोच आप कह सकते हो वो है। तो इंजरी फ्री एक्सरसाइजेस कैसे करने चाहिए उन पे उनका ज़्यादा फोकस रहता है। मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने कभी ज़्यादा बताया नहीं है, मुझे बताने का मन भी नहीं है, जस्ट फॉर अ बेसिक रीज़न कि मुझे उस चीज़ पर ज़्यादा डिस्कस आगे करना भी नहीं है। बट मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड भी है एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो एक्सरसाइज करवाने से रिलेटेड, ठीक है, एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि मेरी फ़िज़ीक डेवलप हो, तो उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इंजरी फ्री रहूँ। क्योंकि अगर एक इंजरी हुई तो इम्बैलेंसेस हो गए या फिर 50 तरह की चीज़ें आती हैं। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ, राइट। तो एक एक्सरसाइज है जहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मेंट करता हूँ ताकि आपको पता चले, जहाँ पे आर्म्स जो है, आपके हाथ जो हैं डंबल कैरी करते हो आपके हिप के पास ही रहते हैं, राइट। और ट्राइसेप का जो पोस्टीरियर है, ठीक है, हमें ये समझना होगा कि ये इस तरीके से है, राइट। ये चेस्ट है, ये है, यहाँ पे शोल्डर है। तो जब भी आप इसको आप इस जगह से देखो, इस तरीके से समझो, राइट। जब भी आप इसको ऐसे लेकर जाते हो
ठीक है, यानी कि पीछे, तो मसल एक्टिवेट होता है जिससे हम केबल्स भी बहुत लोग ऐसे करते हैं या फिर बेंड होकर है ना फ्लाई करते हैं, रियर डेल्ट फ्लाई। तो रियर डेल्ट फ्लाई एक एक्सरसाइज था जो मैंने किया, बेंट होकर, सीटेड बेंट होकर। जॉन मेडोज़ आपने नाम सुना होगा, एक बहुत ही मशहूर नाम है, हालांकि वो इस दुनिया में है नहीं, बट वो एक बहुत ही बड़े बेस्ट कोचेस इन द वर्ल्ड में आते हैं, आप इस तरह समझें। उनका भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है एंड देन बॉडी बिल्डिंग का, तो वो वन ऑफ द बेस्ट में आते हैं वो, राइट। तो उनका वेरिएशन है कि फुल पूरे हाथों को ऐसे ना कर कर 90 डिग्री रखकर हम उसे इंटरनली रोटेट ना कर कर, बल्कि हल्का सा इतना इस एंगल में रहे, इस तरह नहीं, इस एंगल में रहे, ठीक है, जहाँ पे हमारा शोल्डर जो है वो अपने कंफर्ट पोजीशन पे है। एंड देन हम उसको बेंट आर्म के साथ में ही हम उसको रियर डेल्ट फ्लाई करेंगे, ठीक है, वो एक किया। एंड जो जेफ वाला मैंने बताया, जेफ कैवलियर वाला, उसमें क्या है कि आपके हाथ डंबल्स पकड़े हुए आपके हिप्स के पास ही रहेंगे, थाई, मिड थाई और हिप्स के पास ही, बट आप हाथ को ऊपर लेकर जा रहे हो और बाहर की तरफ लेकर जा रहे हो, मतलब पीछे लेकर जा रहे हो और बाहर की तरफ भी, बाहर यानी कि उस साइड, बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम योर बॉडी। जब आप ये करते हो तो अल्टीमेटली आपका ये पोर्शन कहाँ जा रहा है मैटर नहीं करता, आपका ये पोर्शन एल्बो टू आपका शोल्डर जॉइंट, ये किस तरह मूव कर रहा है वो मैटर करता है। जब आप फ्लाई करते हो तो भी आप इसको ये लेकर जा रहे हो, और जब हम आप हाथ ऐसे रख के ऐसे जा रहे हो बाहर की तरफ, तो भी वो उसी तरह का मूवमेंट कर रहा है। जब आप फ्लाई करते हो तो उसके उठा पाने का, यानी कि उसमें वेट उठा पाने का, वेट ओवरलोड कर पाने के जो चांसेस होते हैं वो थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू जब आपका हाथ नीचे ही है, आप ऑलमोस्ट ये हैंग कर रहे हो नीचे डंबल्स के साथ में, तो आपका ये कर पाना, जस्ट एल्बोज़ को उठा पाना एंड इसको बहुत ही हार्ड स्क्वीज़ कर पाना आसान होता है। तो वो एक डिफरेंस आपको पता चलेगा, अगर आप देख सकते हो तो ज़रूर देखो वो वीडियो। athleanx.com, athleanx यूट्यूब चैनल है उनका, एंड उसमें अगर आप शोल्डर के वर्कआउट देखोगे तो कहीं ना कहीं वो मेंशन करेंगे, शायद आई थिंक डंबल हगर समथिंग कुछ नाम है, तो वो एक्सरसाइज है, राइट। तो इससे आपके रियर डेल्ट्स को काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड देन ये सारे हो गए, एक शोल्डर प्रेस, लैटरल रेज, बेंट ओवर आपका डेल्ट हो गया, फ्लाई हो गया, एंड देन ये डंबल हगर ऐसा समथिंग कुछ नहीं है। एंड देन ट्राइसेप का, तो जो स्मिथ मशीन होती है उसमें क्लोज ग्रिप मैंने किया, चेस्ट प्रेस, क्लोज बेंच प्रेस, क्लोज ग्रिप, जो आपके ट्राइसेप के ओवरऑल मसल को, स्पेशली ये शॉर्ट हेड है ना, हाँ, शॉर्ट हेड को ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि आपका हाथ जो है ऊपर की जगह नीचे है, आप ऐसे समझो कि 90 डिग्री नीचे है, जनरली वो शॉर्ट हेड पे ही काम करेगा, एंड ऊपर है तो मोस्टली लॉन्ग हेड जो नीचे आता है, इस जगह पे आता है, वो काम करता है। तो वो मैंने किया क्लोज ग्रिप, एंड देन केबल पुश डाउन, वो एक हुआ, एंड एक को कहते हैं ना लाइन ट्राइसेप एक्सटेंशन, यानी कि स्कल क्रशर, वो एक, बट थोड़ा सा डिफरेंस में अगेन जेफ कैवलियर, हालांकि जेफ कैवलियर की बात नहीं है, वो अगेन जो मेरा बैकग्राउंड है उसके हिसाब से अगर मैं समझूं तो एनाटॉमिकली आपका स्ट्रेच सबसे ज़्यादा होता है जब आपके हाथ यहाँ की बजाय थोड़ा सा ऊपर होता है, जो आप ऐसे करते हो ना फुल डंबल बिहाइंड नेक, जो भी एक्सटेंशन है, तो उसी तरीके से ये भी काम करता है स्कल क्रशर। अगर आप थोड़ा हाथ पीछे लेकर जाते हो तो ज़्यादा स्ट्रेच होता है, उसी में ही आपका कॉन्ट्रैक्शन भी अच्छा होता है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है, बट अल्टीमेटली ये एक्सरसाइजेस मैंने करे। तो ये था पुश डे, फिर कल है पुल, एंड देन अगेन लेग्स। मुझे पता चला कि जिम प्रॉबली बंद होगी इस सैटरडे को। जिम के लोग जो हैं ये किसी क्लब या फिर कुछ टूर पे जा रहे हैं लोगों को लेकर, जिसमें मोस्ट प्रॉबली मैं नहीं जा सकता। अगेन मुझे बाहर जाना या खाना अभी जितना हो सके कट करना है। ऑलरेडी एक गलती मैं नहीं कहूँगा, बहुत ही कॉन्शियसली मैंने ये सोचा, बट अगेन कॉन्शियसली होता तो आई वुड हैव ईटन समथिंग एल्स, बट मैंने एक चिकन बर्गर ऑर्डर किया था प्रॉबली आई थिंक संडे को, ऑलमोस्ट संडे अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि रात भर मैं सैटरडे को सोया नहीं। तो ये एक वो
कहते हैं ना कि मैंने कहा था आपको कि जो जर्नी होगी इसमें हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं उसको भी आगे दिखाएंगे कि कितनी अच्छी तरीके से हम फॉलो कर रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से हम नहीं कर पा रहे, ये हम शेयर करेंगे। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, प्रॉब्ली आप जब कनेक्ट होगे आप भी शेयर करोगे कि इनिशियल डेज़ में बहुत कुछ है जो आप छूट रहा है, बहुत कुछ है जो मिस हो रहा है ना। तो ये मेरा था कि मैंने वो चिकन बर्गर खाया, प्रॉब्ली फ्राइज़ भी थे, कोल्ड ड्रिंक भी था साथ में, बट आई चोज़ नॉट टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। फ़ैट को फिर भी मेरी बॉडी मेटाबोलाइज़ कर सकती है आज नहीं तो कल या फिर 6 घंटे या 12 घंटे में। बट कोल्ड ड्रिंक एक ऐसी चीज़ है जिसको बॉडी प्रॉपरली मेटाबोलाइज़ करे ना करे। कार्बोनेटेड ड्रिंक है, 50 तरह के उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं आपके दांतों के लिए, आपके इंटेस्टाइन के लिए, आपके बोन्स के लिए। तो उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ें मैं डेफिनेटली नहीं लूँगा जिससे बुरा असर पड़े बॉडी में। सेकंड, एक्सरसाइज आज जो मैंने किया, जो पिछले 10 दिन से मैं करता आ रहा था, होल बॉडी पर्टिकुलर एक मसल ग्रुप, बट आज मैंने नोटिस किया कि जनरली क्या है, हम बहुत ओवरलोड कर देते हैं बहुत सारे एक्सरसाइजेज़ में। 4 एक्सरसाइजेज़ 3 सेट या 4 सेट, तो आपको 1.5-2 घंटे लग जाएंगे एक्सरसाइज करने में। जब इनिशियल स्टेज पर मसल छोटा है, मसल की क्वांटिटी कम है, परसेंटेज बॉडी में मसल का कम है, आपकी बॉडी ज़्यादा एक्सरसाइज ले भी नहीं पाएगी और आप अपना उतना ओवरलोड भी नहीं कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि इनिशियली आपको वेट जो भी आप ले रहे हो, जितनी अपनी बॉडी की कैपेसिटी से, वो ईगो होना या ना होना वो टोटली डिपेंड करता है। कुछ को लोग कहेंगे कि इतना वेट उठा रहा है ईगो है, बट क्या पता आप दिखने में पतले दुबले हो बट आपके मसल में उतना स्ट्रेंथ है कि आप वो वेट उठा सको। तो कैपेसिटी और ईगो के बीच में वो क्या डिफरेंस है, वो पर्सनल चॉइस पे आ जाता है अल्टीमेटली, राइट। सेकंड, पर इनिशियल लेवल पर अगर आपके मसल्स जो हैं वो अगर आपको लगता है कि कमज़ोर है या फिर मसल की परसेंटेज बॉडी में कम है, तो आप जनरली आइडियली आप अपने एक्सरसाइजेस को कम ही रखो। 2 एक्सरसाइजेस या 3 एक्सरसाइजेस पर मसल ग्रुप भी अगर आप रखोगे तो इट्स गुड इनफ। स्टिमुलस देने के लिए एक बहुत ही बेसिक होता है टाइम अंडर टेंशन, ठीक है, कि तेज़ी से करने की जगह धीरे अगर आप करोगे नेगेटिव इसेंट्रिक्स पे। मैंने शायद आपको पहले दिन या दूसरे दिन भी कहा था कि मेरा हमेशा से फोकस रहा है इसेंट्रिक्स पे यानी कि नेगेटिव्स पे। उस पर आपका टाइम अंडर टेंशन, कितने देर तक आपके मसल में वो टेंशन बना हुआ है उस लोड को नीचे लाने के लिए, क्योंकि ग्रेविटी पुल कर रही है किसी भी चीज़ में, चाहे चेस्ट रहो, चाहे आप अपने लेग्स का वर्कआउट कर रहे हो या फिर बैक का, किसी का भी। अल्टीमेटली ग्रेविटी कितनी फोर्स से आप वो वेट को पुल कर रहा है एंड आपको उसको कितना कंट्रोल करना पड़ रहा है। तो टाइम अंडर टेंशन बढ़ता है एंड मसल की ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है, पे भी बहुत असर करता है। मगर देखिए, एक सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही सब कुछ होता है नहीं, आपको अपनी डाइट का, अपनी स्लीप का सब कुछ ध्यान रखना ज़रूरी है। जब मैं सैटरडे को सोया नहीं और संडे के सुबह तक जागा रहा, तो मेरा पूरा का पूरा संडे जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली बेकार गया, बहुत ही ज़्यादा, सिर्फ एक रीज़न की वजह से कि मैं सोया नहीं। इतने दिन से मेरे मसल सोर नहीं हो रहे थे, बट सैटरडे को मैंने किया था लेग्स, बट मेरे चेस्ट, ट्राइसेप, बैक ये सब कुछ पेन करने लगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्लीप एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आपको किसी भी तरीके से ये ध्यान देना होगा कि आप 7 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे, डिपेंडिंग बॉडी आपकी कितनी रिकवर हो पा रही है, उस हिसाब से आपको एटलीस्ट 7 घंटे या 8 घंटे जो है वो सोना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी बॉडी रिकवर कर सके। ऑलराइट, ये सब कुछ अब ध्यान दोगे, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, सब कुछ आपका सही रहेगा एंड वो कंटिन्यूसली आप उसको एक लंबे समय के लिए करोगे, तब जाके वो रिज़ल्ट आपको शो होना शुरू होगा। ये चैनल अगेन फिर से कुछ लोग बाद में जब देखेंगे तो मेरी जर्नी अवेलेबल होगी, सडनली रिलीज़ नहीं होगी। ये आपको दिख रहा है क्या गलती मैं कर रहा हूँ, क्या गलती मैं कर सकता हूँ, क्या मैंने बताया है आपको। मोस्ट प्रोबेबली छोटी छोटी गलतियाँ, जैसे बर्गर का नहीं बताता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बट वो जो है ना मोमेंट की, मैंने ऑर्डर किया, मैंने डिसाइड किया कि मुझे खाना है, थोड़ा सा टेस्ट चाहिए, तो बहुत सारे ऑप्शंस थे बट वो मैंने चूज़ किया। तो एक तरीके से बाद में
गिल्ट अगेन, कुछ अगर आप बुरा खाओ ना, हेल्दी खाते खाते अगर आप कुछ भी एक चीज़ बुरा खाते हो ना, तो आपको अच्छा ऐसे भी फील नहीं होता। तो एक तो मेरी नींद ख़राब थी, दूसरा मैंने अनहेल्दी कुछ खाया, तो ओवरऑल मुझे अच्छा फील भी नहीं हो रहा था। तो अब ये मैं नहीं कह सकता कि सिर्फ खाने की वजह से, बट स्लीप एंड फूड दोनों ख़राब हो तो और ज़्यादा बुरा लगता है और ज़्यादा बेकार सा फील आता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो अगर मैं शेयर करूँगा तो मुझे भी याद रहेगा कि मैंने शेयर किया है, तो मुझे नहीं करना है, ताकि ऐसा ना लगे कि ये गलती बार बार कर रहा है। ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी गलती को ना बहुत बारीकी से रिकॉग्नाइज़ कर सकूँ, उसको रिपीट ना करूँ। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो जस्ट बिकॉज मैंने वीडियो बनाया था उसमें कहा था, नेक्स्ट टाइम मेरे पास दो ऑप्शन होंगे। अगर कुछ मैं ऐसा खा लूँ तो उसमें उसके बाद मेरे दिमाग में ये आएगा कि या तो मैं वीडियो में ना बोलूँ या तो फिर मैं ना खाऊं। तो वीडियो में ना बोलूं इनिशियल फेजेस पे सबसे मेरे लिए मुश्किल वो हो जाएगा कि मैं ना बोलूं, मुझे लगा कि नहीं बोल देना चाहिए, क्योंकि बात ही उस तरीके का है, उस डायरेक्शन में है जहाँ पे वो बोल देना ज़्यादा इजी होगा मेरे लिए, या फिर अच्छा होगा, या फिर मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। तो उस वजह से मैं तुरंत ही सोच सकूँगा कि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं एक बात पे हूँ, तो मैं ये शेयर कर रहा हूँ ताकि लोग मेरी गलती से सीखें, उसको रिपीट ना करें। तो मेरे दिमाग में आएगा कि अरे नहीं आज नहीं खाता है ना। तो एक कमिटमेंट ये मेरे लिए वीडियो उस तरीके से है। थोड़ा मेरे समझाने का प्रोसेस भी थोड़ा लंबा हो जाता है कभी कभी, वोकैबुलरी बहुत मेरी ख़राब है, तो होता है ना एक वर्ड का एक पैराग्राफ मैं समझाने बैठ जाता हूँ। अगेन वो सबका अपना अपना तरीका होता है, कुछ लोग एक लाइन में समझा देते हैं, कुछ लोगों को एक पैराग्राफ लगता है, तो मुझे एक पैराग्राफ लगता है समझाने में, खींचते हुए बात को थोड़ा सा लंबा करके समझाने में। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इतना ना बता दो वो सेटिस्फैक्शन नहीं आती कि समझा दिया या सामने वाले को समझ आ गया, राइट। तो ये था आज का ओवरऑल डे। आज आइडियली नॉर्मल थे एग्स, हाँ आज राइस का कंजम्पशन नहीं था बट ब्रेड का ज़रूर था। ओवरऑल 4 टोस्ट और बॉइल्ड एग्स मॉर्निंग में, 4 टोस्ट और 5 एग होल एग्स, 5 होल एग्स मॉर्निंग में 4 टोस्ट के साथ, ब्रेड को जो टोस्ट किया, एंड आफ्टरनून में 4 ब्रेड और 5 एग वाइट्स। बट यहाँ थोड़ा सा मैंने चेंज किया था, एग वाइट्स को मैंने छोटा छोटा चॉप किया, थोड़ा सा इतना छोटा प्याज होता है ना, एक छोटे साइज़ का प्याज, उसका आधा चॉप करके डाला, और उसमें मस्टर्ड सॉस एंड मेयो नहीं, आई थिंक कुछ और था, मुझे याद नहीं आ रहा, चीज़ सॉस समथिंग कुछ तो था, बट लो इन कैलोरी थोड़ा। वो मैंने 1 टीस्पून आपको पता होगा, टेबल स्पून लगभग इतने बड़े साइज़ का होता है, जो हम रेस्टोरेंट्स वगैरह जाते हैं तो खाने के लिए देते हैं हमें, वो बड़ा टेबल स्पून है। टीस्पून जो चाय के लिए होता है छोटा सा 5 ग्राम का होता है, तो 1 टीस्पून वो मस्टर्ड सॉस और 1 टीस्पून ये मेयो या तो फिर चीज़ सॉस, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, समथिंग वो, उसको मैंने सबको मिलाया, थोड़ा सा नमक, एंड टोस्ट के साथ जब खाया तो ये काफ़ी टेस्टी लगा था। तो आई थिंक ये इसको मैं दोबारा कभी 1-2 दिन के बाद मैं दोबारा रिपीट करूँगा, जब दोपहर में चावल बनाने का मन ना हो, क्योंकि बनाना पड़ता है तो उसकी जगह में मैं सिंपल सा ये कर दूँ तो ज़्यादा ईजी भी लगता है, टेस्ट भी हो जाता है, एंड मुझे मज़ा भी आता है। एंड बटर का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करता हूँ, वो गार्लिक बटर होता है तो थोड़ा उसमें टेस्ट अच्छा होता है, तो खाने में मज़ा आता है। तो टोस्ट जनरली मैं उसी से करता हूँ, हल्का ब्रेड से टोस्ट करने के बाद में वो बटर लगा दिया, तो ये ओवरऑल चलता है। तो आज के दिन का अपडेट तो इतना ही था, बाकी फिर हम कल मिलते हैं, कल पुल डे है, और कल बैक, बाइसेप्स और मोस्ट प्रोबेबली ट्रैप्स भी हम ट्रेन करेंगे, ऑलराइट। तो मिलते हैं फिर कल।